चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है सिंथेसिस ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, मिथाइल फिनाइल ईथर, चलिए साहब क्या हम ये मिथाइल फिनाइल ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हैं? क्या WES मेथड से बना सकते हैं? हाँ साहब, असर्शन एकदम सही है, बना सकते हैं। असर्शन एकदम सही है, बना सकते हैं। चलो साहब, फिर बोलता है रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम मिथॉक्साइड यील्ड्स मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करा के मिथाइल फिनाइल ईथर बना सकते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। इधर देख लो बच्चा, दिस इज द मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके लेके आया हूं ताकि रिवीजन अच्छे से हो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ये मिथाइल फिनाइल ईथर बनाना है, किससे बनाओगे? किससे बना सकते हो? पहले वाले से कि सेकंड वाले से? एक बार आप अगर आप देख रहे हैं, आप सीधे पहले टाइप करिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ए या बी? ए या बी? सोच के बताइए, ए या बी? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम आपसे बात करें तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, मैकेनिज्म कौन सी चली? दैट इज द SN2 एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये Br जो है हेलोबेंजीन में क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ। क्या हेलोजन आपका sp2 कार्बन से कनेक्टेड है? हाँ। चाहे विनाइल ब्रोमाइड हो, चाहे फिनाइल ब्रोमाइड हो, प्यारे बच्चों ये आपका SN2 रिएक्शन नहीं देता। अरे SN2 की बात कर रहे हो, ये तो SN1 भी नहीं देता। तो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। हमें जिस पर SN2 करना है उसके बीच पर फोकस करना है, उसके बीच पर फोकस करना है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहां टूट जाएगा, बहुत अच्छी मात्रा में SN2 देगा, ये SN2 ही नहीं देता है। यानी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आंसर है ये। यानी ब्रोमोबेंजीन लेके ब्रोमोबेंजीन लेकर आप मिथाइल फिनाइल ईथर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ये ना ही SN2 देगा और ये ना ही SN1 देगा। वैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपकी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। देखना किस पर है? जिस पर अटैक हो रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है। जो अटैक कर रहा है उस पर ध्यान मत देना, जिस पर अटैक हो रहा है उस पर ध्यान देना। क्योंकि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? कार्बन हेलोजन का, कार्बन हेलोजन का। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ आ गई? तो इसने बोला कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम मिथॉक्साइड, विथ सोडियम मिथॉक्साइड, ये सोडियम मिथॉक्साइड है, इट्स मिथाइल फिनाइल ईथर। नहीं साहब, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारे सामने जो आंसर बनेगा, assertion is true but reason is false, A is correct but R is not correct, this is the answer। मुझे पूरा विश्वास है चीजों को आपने समझा होगा। आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने सेलेक्ट किए गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको इसको एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ देयर pKa वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कंपाउंड आपके सामने दिया है, उसकी pK वैल्यू दी है। इथेनॉल, हमने इथेनॉल बना लिया। फिनॉल, हमने फिनॉल बना लिया। ऑर्थोक्रिशॉल, हमने ऑर्थोक्रिशॉल बना लिया। एंड मेटानाइट्रोफिनॉल, हमने मेटानाइट्रोफिनॉल बना लिया। पहले ही मैं बनाकर लाया हूं ताकि समय कम लगे। प्यारे बच्चों, ये हमें पता है फिनॉलिक कंपाउंड आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो हमें इतना तो पता चल चुका कि हमारा आंसर ये होगा। यानी इन सभी में इथेनॉल सबसे कम एसिडिक होगा। अब हमारे सामने फिनॉलिक कंपाउंड में बात करें, अगर फिनॉलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। NO2 कौन सा ग्रुप है? इस NO2 की बात करें तो ये मेटा पर लगा है विथ रिस्पेक्ट टू OH। प्यारे बच्चों, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहां -I इफेक्ट लगेगा, या जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे उस पर भी क्या है? -I इफेक्ट लगेगा, O- की बात करें। लेकिन यहां CH3 जो है, इसका कौन सा इफेक्ट? +H इफेक्ट आर्थो पर है और +I इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू OH, फिनॉलिक OH।
तो यानी इतना तो पता चल चुका है कि एसिडिक स्ट्रेन मेटा नाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होगी फिनॉल से, एंड फिनॉल की ज्यादा होगी आर्थोक्रिसॉल से। बेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, नाम लिखकर आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बस क्लियर हो गया, हमें पता है एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर ये हो गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसने आपसे के नहीं बल्कि पीके पूछा है। एसिडिक स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, यानी जिसका एसिडिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा उसका के सबसे ज्यादा लेकिन उसका पीके सबसे कम। इसी ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं इस नंबर को। जब हमने नंबर को अरेंज किया तो यानी एसिडिक स्ट्रेन सबसे ज्यादा यानी इसका पीके सबसे कम होना चाहिए। इन चारों में सबसे कम वैल्यू 8.3 मैंने यहां लिख दी। अब बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दो। 8.3 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है 10 हमने लिख दिया। उसके बाद 10.2 हमने लिख दिया। उसके बाद 15.9 हमने लिख दिया। आपको इससे मैच करना है, वैल्यू रटनी नहीं है। आपने तो एसिडिक स्ट्रेन के हिसाब से उसको बता लिया, कोरिलेट कर लिया। अब मैच करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल के साथ 15.9, तो ए के साथ आपने लिख दिया 3, ए के साथ लिख दिया 3। चलो साहब फिनॉल, फिनॉल के साथ आपके सामने आ गया 10 इज ए 4। चलिए साहब, इसके बाद आर्थोक्रिसॉल। आर्थोक्रिसॉल की बात करें तो 10.2 दैट इज द 1, एंड मेटानाइट्रोफिनॉल इज 8.3 दैट इज द 2। अगर ऑप्शन देखेंगे 3 4 1 2 एंड 3 4 1 2 देखते ही 3 4 1 2 आपके लिए आंसर हो जाएगा सेकंड। वैसे भी देखिए ए का जैसे 3 आया था वैसे मेरा पहला ऑप्शन कट हो गया था एंड तीसरा ऑप्शन कट हो गया था। बी का 4 आया, बी का 4 आया, यहां बी का 1 है, यहां बी का 4 है, इसके कारण हमारा ये भी कट हो गया। आंसर तो हमारा इतने से ही आ चुका था। तो बहुत प्यारा है, हमने साथ में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वापस से बेटा ये पूरा एनसीईआरटी लेके आया हूं। मैं चाहूंगा इन सबको आज ही आप इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा। आप पहले इसका स्ट्रक्चर खुद बनाने की कोशिश करिएगा। वो स्ट्रक्चर आपको इस फॉर्म में भी सोच सकते हो आप, या एग्जाम में इस फॉर्म में भी दे सकता है। आपको डिकोड करना आना चाहिए, जो कि क्लास में आपको सिखाया गया है। तो इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपका ये होमवर्क है, मैंने ऑर्डर लिख दिया है। याद रखना कि यहां पर देखना बेटा, इस वैल्यू को ध्यान देना, 10.2 एंड 10.2 ये लगभग क्या है, पैराक्रिसॉल और आर्थोक्रिसॉल का पीके वैल्यू लगभग बराबर है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ऑर्डर की बात करी तो आप इफेक्ट लगा के ये ऑर्डर बता सकते हो। और यहां पे तो चीजें आपको बहुत आसानी से बताई जाती है। क्या शुरू में ये क्या है, पैरा वाला, फिनॉल केस में ये आर्थो वाला, ये मेटा वाला और ये फिनॉल। अगर इसकी बात करें तो इसको याद करने का तरीका क्लास में तो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन याद भी होना चाहिए। पीओ मत फिनॉल, पीओ मत फिनॉल। पी मतलब पैरा वाला, ओ मतलब आर्थो वाला, मत मतलब मेटा वाला और फिर फिनॉल। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आप प्लीज इसको जरूर करना। हो सकता है एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सेलेक्ट कर लेगा इन चार, कोई भी 4 इसमें से लेगा और आपसे कोरिलेट करा लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके सामने प्रोपीन दे रखा है। चलिए साहब रिएक्शन कराते हैं। हमने ले लिया आपके सामने प्रोपीन, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई B2H6 एंड H2O2 NaOH। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है, B2H6 एंड फिर ले लिया उसने H2O2 NaOH। लिखो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। प्रोडक्ट इज लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड CH2OH। ये आपके सामने बना 1 प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उसने लिया PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यहां से H2 निकलेगा एंड बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपके सामने बन गया, आपके सामने एल्डिहाइड। उसके बाद उसने लिखा CH3 MgBr। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, उसने लिखा आपके सामने CH3 MgBr।
अच्छा, केवल CH3MgBr लिखा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसके अगले स्टेप में वाटर भी इंक्लूडेड है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ेगा। उसने वाटर नहीं दिया, इसे जानबूझ के मैंने भी वाटर नहीं रखा, क्योंकि एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन को उठाकर जेईई मेंस का वह क्वेश्चन है, तो इतना याद रखना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, इसमें नंबर 1 पर ये एंड नंबर 2 पर दिया है इसमें वाटर। तो यहां से इसने किया अटैक, CH3 माइनस ने किया यहां पर अटैक एंड बॉन्ड टूट गया, अटैक, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2। यहां पे बेटा ये CH3 लगा दे रहा हूं, इधर मैंने लगा दिया CH3, ये CH3, ऊपर लगेगा O माइनस MgBr, लेकिन वाटर ले लिया तो सीधे फिर क्या हो जाएगा, इसको प्रोटोनेट करके बना लेगा एल्कोहल। एंड ऑप्शन जो आपका जा रहा है दैट इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें पता है, एनसीईआरटी का पेज नंबर कोटेड है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्यारा क्वेश्चन है, रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने में, कभी कभी बड़े बड़े रिएक्शंस को पढ़ने में छोटे छोटे पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको पॉइंट्स भी आपके सामने लेकर आए, क्योंकि क्वेश्चन चाहे छोटा हो, क्वेश्चन चाहे बड़ा हो, क्वेश्चन चाहे इजी हो, क्वेश्चन चाहे टफ हो, नंबर सेम होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें डॉक्टर बनना है, हमें हर चीजों पर ध्यान रखना है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, मेरा पर्पस था आपको रिवाइज कराना, याद कराना। तो क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ना, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ACTPP। ACTPP सर ये क्या है? ए का मतलब होता है एडजॉर्प्शन, अब पी का मतलब होता है आपके सामने पार्टीशन। बहुत ध्यान समझना, ए का मतलब हमारे सामने हो गया, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। और पी का मतलब आपके सामने हो गया पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक्ट पीपी याद रखना। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो एग्जाम्पल है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एंड दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो आपके सामने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप सीधे बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका स्टेशनरी फेज होता है, बड़ा ध्यान सुना, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है, वो आपका हो सकता है सिलिका हो सकता है, वो आपका एल्यूमिना हो सकता है। लेकिन जो आपके सामने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें अगर बात करें तो यहां पर जो स्टेशनरी फेज है वो वाटर ट्रैप्ड इन स्पेस, वाटर ट्रैप्ड इन स्पेस, वो स्टेशनरी फेज होता है। इसमें मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हमारे सिलेबस में लिक्विड है। इसमें मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, हमारे सिलेबस में लिक्विड है। तो स्टेशनरी फेज के बेसिस पर भी मैंने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आया बेटा? तो ये चीजें रिवीजन करना। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन प्यारे क्वेश्चन हैं, आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं सब पूछने के लिए। चलिए साहब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड जो आपके सामने लिखा है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्राइल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोलीन, एक्रोलीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे लग गया होगा। सबसे पहले अगर बात करें इन तीनों में, तो ये पहला वाला जो आपके सामने है, पहला वाला जो आपके सामने है, ये इसमें हम लोग इजी से चीजों को समझा सकते हैं OCED से।
OCED, ऑक्टेट चार्ज इयन एंड देन डिस्टेंस फैक्टर। पहले वाले में देखो सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। दूसरी बात है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, वो भी क्लियर हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट अगर अनचार्ज है तो लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिख गए आपके सामने। एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी ये आपके सामने बेटा ध्यान सुनो, ऑक्टेट कंप्लीट है, अनचार्ज्ड है, मतलब नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, नो सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज द मोर स्टेबल, यानी पहला वाला तो मोर स्टेबल हुआ, बाकी चार्ज है। अब चार्ज में देखें, चार्ज में देखें बेटा ध्यान से, यहां सेपरेशन ऑफ चार्ज है, सेपरेशन ऑफ चार्ज है, और सेपरेशन ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड एनर्जी, बहुत ध्यान समझना, उससे क्या होता है स्टेबिलिटी कम होती है। तो अब कैसे देखेंगे, ईएन फैक्टर से, दोनों ही चार्ज है, तो पॉजिटिव ऑन लेस ईएन एंड नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव ऑन लेस ईएन, नेगेटिव ऑन मोर ईएन, यहां क्या है पॉजिटिव ऑन मोर ईएन। इसमें देखेंगे तो इसके पास आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन with incomplete octet, with incomplete octet, this is the insignificant RS, insignificant RS, इसको तो काउंट ही नहीं करते हैं, काउंट ही नहीं करते प्यारे बच्चों, तो सबसे कम स्टेबल आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आया, बहुत ध्यान सुना, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहां कार्बन का, यहां ऑक्सीजन का, लेकिन मोरियन पर पॉजिटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाईली अनस्टेबल। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑर्डर बनेगा, दिस इज द ऑर्डर, तो आंसर आपका जाएगा 1 देन 2 एंड देन 3, आंसर इज द थर्ड। चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए साहब एक बार ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस अभी लिया गया था, ये एनसीईआरटी क्लास 11 के प्रॉब्लम 12.17 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 8.17, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन पर आधारित है। एक कंसेप्ट आपका रिवाइज होगा यहाँ पे, और यही हमारा यहाँ पर मोटो था इस क्वेश्चन को देने का। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं एंड यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोटोपिक है, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट आइसोटोपिक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Na से, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaNH2 से। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपके सामने एक कंसेप्ट लेके आए हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। HA एक प्रोटिक एसिड को डिनोट करता है, प्रोटिक एसिड को डिनोट करता है, और ये HA आपके क्वेश्चन में कौन सा एसिड दे रखा है उसके हिसाब से आधारित होगा। चलिए साहब, एस का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ। जो भी एसिड आप कोरिलेट करने जा रहे हो, जो भी एसिड के रिएक्शंस को आप देखने जा रहे हो, उसको आपको यहां सोचना है। अगर उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है, तो वो एसिड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिवाइज करा दिया। अगर गिवन एसिड अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, तो रिएक्ट्स विथ सोडामाइड, वो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर गिवन एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, तो वह एसिड रिएक्ट्स विथ एक्वस NaHCO3 और सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3 एंड इवॉल्व CO2 गैस, और CO2 गैस इवॉल्व करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से देखना, दिस CO2 प्यारे बच्चों, दिस CO2
कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट, दैट इज यहां पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बिकॉज कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो होता है, एक बात याद रखना, एसिड बेस इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा होगा आपने कि वो वीक एसिड कंपोनेंट की ओर जाएगा, वीक एसिड कंपोनेंट की ओर जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल होता है एंड इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की ओर जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और H2CO3 बनते ही टूट जाएगा CO2 एंड वाटर में। तो H2CO3 के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड आया है, और वो H2CO3 कहां से आया है, सोडियम बाइकार्बोनेट से आया है। तो यानी ये जो CO2 है, ये कार्बन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये कहां से आया है, वो यहां से आया है बेटा, वो कहां से आया है, वो यहां से आया है, ये CO2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन होता है वो CO2 बनकर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक या एक्टिव H हो, एक्टिव H अपन जनरली बोलते हैं 3 या 3 से ज्यादा EN वाले से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या फिर एसिडिक H हो। ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं, कैसे पहचानेंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, गुड़ करके H2 गैस देगा। क्या देगा बेटा, H2 गैस देगा। आइए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, और जहां तक मुझे पता है आपको अच्छे से याद है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जो कि एक बार रिवीजन भी करा देता हूं मैं आपके सामने। हमारा प्यारा राजस्थान क्लास में समझाया जाता है, लेकिन हमें पता है आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको उस 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हर सब्जेक्ट के साथ लड़ना होगा और उनसे जीतना होगा। तो जितना फास्ट आप मेमोराइज कर पाएंगे चीजों को, सब कुछ समझ लिया आपने, रीजन पूछेगा मैं बताऊंगा, लेकिन चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा H से हो गया HCOOH फॉर्मिक एसिड, प्यारा P से हो गया PHCOOH बेंजोइक एसिड, राजस्थान R एल्काइल ग्रुप वाला यानी RCOOH, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किससे होती है, H2CO3 से। तो ऐसे एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे एंड CO2 गैस देंगे। तो चलो, क्या एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा एंड CO2 गैस देगा। सर CO2 यहां भी लिखा है, CO2 यहां भी लिखा है, लेकिन सर हमको समझ में आ गया है कि CO2 का जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बल्कि कहां से आएगा, बाइकार्बोनेट से आएगा, NaHCO3 से आएगा। यानी इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो ये वाला C इन्वॉल्व होगा, और ये विदाउट आइसोटोपिक है तो ये R को रिप्रेजेंट करता है, तो A हो गया आपका R वाला। B वाला भी देखो, ये H2CO3 से ज्यादा एसिडिक, सारे वही बेंजोइक एसिड है, सब क्या है, ध्यान सुना, एग्जाम्पल में लिए हैं, यहां से हम कोरिलेट कर रहे हैं, तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। यही वाला कार्बन क्या बन के निकलेगा, CO2 बन के निकलेगा। तो ये आंसर हो गया आपके सामने, B क्या हो गया, Q वाला। ये कौन सा हाइड्रोजन है, क्या ये एसिडिक H है, एक्टिव H है, हाँ साहब। क्या ये H2 गैस देगा, देगा, C वाला जो हो गया आपके सामने S हो गया। एंड D सोडामाइड, ये अमोनिया से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, कौन, बेंजोइक एसिड, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन देगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P, यानी आपका आंसर हो गया RQSP, RQSP, एंड आपने बड़ी आसानी से टिक कर दिया।